जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। कोई क्वेश्चन? वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। मैं फिलहाल इनिशियल मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में यहाँ पर भी वही रूल है, अगर आपके उस खर्चे ने आपकी एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ा दिया तो उसको कैपिटलाइज कर लें, वरना एक्सपेंस आउट कर लें। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से, जो रीज़न जिस, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैंने आपसे सुपरविज़न करवाई इसलिए आपको एक्स्ट्रा दिए पैसे, तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न कहलाएगी। इस ये रिलायबली मेजरेबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसे कोई भी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है, मेजरेबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती। वैसे नॉर्मली कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होती हैं इस तरह की जो हम खर्च करते हैं, क्योंकि अब देखो ना, ये अभी जो हमने इंटेंजिबल बनाया है तो हमारे अकाउंटेंट को तसल्ली क्या थी, जब सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी है तो आप अकाउंटिंग, आप ये रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं होता कि रिलायबली मेजरेबल ना हो, नॉर्मली होता ही है। ठीक है, अगर होगा, ज़ाहिर नहीं होगा रिलायबली मेजरेबल, तो फिर कहाँ से रिकॉर्ड कर सकते? नहीं, क्वेश्चन में आपका समझ नहीं रहा। आपका इंटेंजिबल बन के चल चुका है या नहीं? चल चुका है, तो उसके बाद तो जो डेवलपर फिर क्या कर रहा है, वो तो घर चला गया, फिर आपका आईटी डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकता है जो उसको चला रहा होगा। डेवलपर तो नहीं चलाता, डेवलपर तो बनाता है ना। वो जब आएगा तो अपग्रेडेशन की कॉस्ट लेगा, तो अपग्रेड तो वैसे ही कैपिटलाइज होना चाहिए, तो वो पैसे देंगे। चला तो हमारा आईटी मैनेजर रहा, तो उसको तनख्वाह जा रही हो, तो एडमिन का खर्चा है। सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, आ जाएं जी, चुप करें जी, डिस्कस करें जी, होमवर्क लें जी, बुक आ गई है जी। वैसे मैं डिस्कस करता हूं अभी एंड पे, पेज नंबर 261 पे पास पेपर। अच्छा, वैसे आपस की बात है, स्प्रिंग 12 में उसने ये क्राइटेरिया जो है डिस्कशन का कह दिया था 5 नंबर के लिए, तो ऐसे ही अपने अल्फाज में आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो 5 अभी आपको मैंने बोले हैं ना, उसमें सिर्फ याद रखने वाली वही हाईलाइट वाली बात थी, वो सामने हो, बाकी अपने अल्फाज में ऐसी 2-3 अल्फाज जोड़ के 5-6 जुमले, 6 जुमले ही बनाने हैं ना, वो कोशिश करना। ये आपका होमवर्क ये भी है, ठीक है ना। ये तो समझो हो गया। ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ अभी डिस्कस भी कर लूँ, ठीक है, लेकिन भाई आवाज़ तो नहीं कम हो गई, पक्की बात है। डिस्कस तो मैं ये कर ही लूँगा, लेकिन अभी ये पहले नहीं करवाना। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ, मसला गल वध गई जे। जर्नल एंट्रीज आपको बड़ी आसान लग रही हैं, नोट आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आई कैप है ना, उन्हें क्या इधर भी आओ ना, थोड़े जिन कड़िए एक्सप्लेन एक्सप्लेन, फिर नोट आ गया। ये हमने कल कर लिया। और बोलो, ये क्वेश्चन नंबर 7 ही किया था ना, कोई मसला इसमें? ओ इसमें ये रह गया, लेकिन अब ये करते हैं, फिर कल याद कराना, ठीक है। ये रह नहीं गया, मतलब अज्यूम किया था कि ये नॉन रिफंडेबल है, मैंने कहा था रिफंडेबल अज्यूम करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री होनी है तो आसान सी बात, लेकिन नहीं पड़ेगा ना। हल्का सा क्या मतलब है, एंट्री बदल जाएगी, एसिड डेबिट होगा 100 रुपये से लेट से, और 15 रुपये तो फिर आपका जी टैक्स जो है वो तो देखेंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे। थोड़ा सा फर्क नहीं है, मेरे लिए तो बहुत है, आपके लिए थोड़ा सा होगा। सेव लिमिटेड, इसमें गुडविल भी आएगी। असल में ना ये सेव लिमिटेड वाला जो है ना, ये सवाल असल में तो कंसोलिडेशन के बाद करना चाहिए, लेकिन हम जुगाड़ कर लेंगे, इसका सवाल यहीं पूरा कर लेंगे। गुडविल जैसे हमने कंसोलिडेशन के टॉपिक में जाके प्रॉपर तरीके से निकालनी है, वैसे नहीं निकालेंगे, यहाँ जुगाड़ लगा लेंगे।
लेकिन जब कंसल्टेशन कर लेंगे तो मैं फिर वापस आया करता हूँ। एक यहाँ पे जौक वाला सवाल करवाता हूँ, आगे वो जौक इनकॉर्पोरेशन आ रहा है, और एक ये एप्पल वाले सवाल के अंदर जो गुडविल हमने देसी जुगाड़ तरीके से निकाली होती है, वो फिर वो अंग्रेज़ी तरीके से सीखते हैं ना कंसल्टेशन में, उससे निकाल के दोबारा देख लेते हैं, बात तो सेम ही होती है, ठीक है ना। तो करेंगे इंशाल्लाह, मे बी कल। इधर देखो जी, इन अकॉर्डिंग प्रिपेयर अ नोट, तो नोट आ गया जी, नोट पे नोट आ रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये वेबसाइट है। तो SIC 32 स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी हुआ करती है थी जब IAS होते थे, तो किसी IAS के अंदर अगर नहीं क्लैरिफिकेशन होती थी किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की, तो उस पर फिर वो इंटरप्रिटेशन कमेटी अपनी इंटरप्रिटेशन देती थी। जैसे वेबसाइट्स का दौरा तो ये 2000 के बाद ही ज़्यादा शुरू हुआ, और उसके बाद ये कोविड के बाद पे मच्छर गया ना काम, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही 2003, 4, 5 में आकर वेबसाइट्स का कुछ जो है वो थोड़ा यूज़ ज़्यादा हुआ था। तो IS 38 में आप तकरीबन IS 38 पढ़ ही चुके हैं सारा, बस मैंने इसमें आपको कुछ 2-4 मोटी बातें पढ़ानी है। रेजिडुअल वैल्यू का क्या ट्रीटमेंट है, फिर रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, यूज़फुल लाइफ कैसे है, या वो एक्सटेंशन वाला काम भी तो रहता है, चलो देखते हैं वो भी। तो या एक्सटेंशन वगैरह की बात है। ट्रीटमेंट वही है जो आपको पढ़ा दिया है, या तो आपने इंटेंजिबल ख़रीदना है या आपने इंटेंजिबल खुद बनाना है, ठीक है। बीच में गवर्नमेंट ने एज ए गारंट इंटेंजिबल देना है, आसान सी बात है, या आपने एक्सचेंज करना है, बहुत आसान बात है। यानी कि इसमें कई वेबसाइट का जिक्र ही नहीं है। लेकिन जब ये वेबसाइट्स ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर परेशानी ये हुई कि इनकी अकाउंटिंग क्या हो। तो फिर उस वक्त SIC 32 जो है वो इंटरप्रिटेशन कमेटी ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी, जिसके अंदर वेबसाइट से रिलेटेड जो कॉस्ट हैं उनकी अकाउंटिंग के बारे में गाइडेंस है। ऐसे ही डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग जो है, ये भी एक प्रॉब्लम थी। IS 37 इसको प्रॉपरली नहीं कैटर करता था, तो लेकिन तब तक IAS आना बंद हो गए थे, IFRS आना शुरू हो गए थे, और अब वो इंटरप्रिटेशन कमेटी जो थी उसका नाम अब बदल के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी बन गया है। तो अब जो इंटरप्रिटेशन आती है उसका नाम होता है IFRIC के साथ। तो IFRIC 1 वो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के लिए प्योरली सिर्फ उन्होंने निकाल कर दिया, उसका ट्रीटमेंट बताया। ये बात समझ आ रही है। तो वेबसाइट कॉस्ट होपफुली हम मंडे को, तो मुझे शायद इस पर थोड़ा और लगे टाइम, और ट्यूसडे को होपफुली हम वेबसाइट कॉस्ट पढ़ लेंगे। फिर वेंसडे तक मेरे ख्याल में हम इसको किसी बन्ने लगा लेंगे इस टॉपिक को, नहीं तो थर्सडे तो एंड है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आप देख चुके हैं, मैंने पहले दिन आपको ये दिखाया था। आपने इसको ईजी लिया ना, तो इसने आपको ईजी ले लेना है। 9, 8, 19, 9, 8, 19। ओ ऐसे हो भी सकता है वैसे इस बार फिर बड़ा सवाल आ जाए। खैर चले, मैंने ऐसे नहीं कहा था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया। 9, 8 एक अटैम्प्ट छोड़कर 19, फिर 9 एक अटैम्प्ट छोड़कर 8, अब फिर नहीं थोड़ा ट्रेंड चेंज हो सकता है। चले खैर, मकसद कहने का ये है, ये बिल्कुल हर अटैम्प्ट में तो नहीं, लेकिन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, ठीक है। मिक्स क्यों नहीं होता, फाइनल अकाउंट के साथ मिक्स होता है, IS 12 के साथ मिक्स होता है, माफ़ी नहीं मिलती इससे। ये है सही, आपका हर जगह मौजूद है IS 16 की तरह से, ठीक है। लेकिन अपना इसका सवाल भी आ जाता होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा चलें, ये तो अभी नहीं हो सकता, बड़े काबिल लोग हैं आप, ये मैं आपसे होमवर्क में करवाऊंगा। ऐसे आप लोग 15 नंबर का सवाल करके फड़का देंगे। सनशाइन, फोकस, ज़ौक, डव। चलें डव करते हैं। डव में ना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है, ये जो अभी हम पढ़ के नहीं आए, अजवा तो आपका वेबसाइट कॉस्ट है, सब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप देख लें, आप कोई ये मतलब इजी लेने वाला टॉपिक है नहीं, ठीक है। आखिर हुई पड़ी है इसमें, मुक ही नहीं रहे सवाल्स ही सवाल्स हैं, ठीक है। चले आ जाए, फिलहाल तो हम फाख्ता उड़ाते हैं, खलील मियाँ बनते हैं और फाख्ता उड़ाते हैं। तो मेरे ख्याल में बुध या जुमेरात तक जाके इसको क्लोज़ करेंगे, और फिर वेबसाइट कॉस्ट भी शायद चल रही होगी। यानी कि मुझे लगता है अगला वीक पूरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक लग ही जाना है। इसके बाद हम
IS-21 IS-41 में से कोई एक करेंगे। छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, दिनों के हिसाब से, दिन जितने होंगे, छुट्टियां अनाउंस होती हैं ना, तो जितने दिन बनेंगे उस हिसाब से जो टॉपिक ख़त्म हो जाए और फिर छुट्टियां शुरू हों, या मैक्सिमम ये हो कि कोई एक आधे दिन का कोई सवाल रहता हो या कोई डिस्कशन रहती हो पर टॉपिक पूरा हो जाए। IFRS 16 वैसे शुरू कर दिया करते हैं हम सेकंड नंबर पे, लेकिन वो बीच में ईद आने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो 16-17 दिन का टॉपिक है, तो इसलिए फिर देखेंगे, हम देखेंगे। गाय भैंसों का टॉपिक भी किया जा सकता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, हम देखेंगे। फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे पेज 267 पे। कंप्यूट करो कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर इनिशियल मेजरमेंट। कॉस्ट निकालो, पहली बार जो रिकॉर्ड यानी कि इंटेंजिबल डेबिट करना है हमने, उस कॉस्ट को निकालो, और ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी ऑफ द अबव एक्सपेंसेस। माफ़ी नहीं इतनी आसानी से मिलती, अब तो उसने कहना शुरू कर दिया। कॉस्ट निकालो मतलब जो चीज़ें कैपिटलाइज होनी है वो लिखो, और वो भी डिस्कस करो, जो इग्नोर किया उनको इग्नोर करने की रीज़न डिस्कस करो, क्यों इग्नोर किया। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है, कम से कम इसको पढ़ के दिमाग में तो कर लें। आप लोग भी मेरी फाख्ताएं हैं ना? नहीं, आप लोग तो मेरे उकाब हैं, एरोप्लेन्स, आपकी मर्जी। रोज़ेदारों, अल्लाह दे प्यारो, रोज़ा खुलने चो हाले बड़ा टाइम पे है। गुजरते ही जा रहा है रमज़ान। हाँ जी, पढ़ लिया कम से कम एक बार। किस किस ने पढ़ लिया? मैं ही रह गया हूँ, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। पढ़ो। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 20। लो जी, उन्हें क्या है जी, डेवलपमेंट ही ऐसी शुरू कर देती। ठीक है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड। अच्छा, अब डेवलपमेंट है, वो कह रहा है डेवलपमेंट शुरू कर दी, तो ये कोई वो लफ्जी डेवलपमेंट नहीं रही, क्योंकि नीचे उसने वैसे ही एक्टिविटीज़ दे दी हैं, तो आपने खुद देखना है रिसर्च या डेवलपमेंट। और वैसे भी डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट में भी कौन सा सारी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होती हैं, अगर क्राइटेरिया मीट हुआ है तो कैपिटलाइज होती हैं। ठीक है, अच्छा कहता है कहो तो मैं ओपन कर लूँ एग्जाम्पल्स या बगैर उसके ट्राई करें। पहला दिन है, वैसे तो ट्राई करें, वैसे ट्राई करें। चलो पढ़ते हैं फिर। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। क्या हो रहा है? इवैल्यूएशन हो रही है। क्या इवैल्यूएशन के बाद सिलेक्शन जो है वो डेवलपमेंट है? मेरा सवाल है, यहां लिखा होता सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, फिर क्या होता? फिर भी रिसर्च होता। हाँ, अगर इनकी एप्लीकेशन होती, यूँ लिखा होता एप्लीकेशन ऑफ चोजन अल्टरनेटिव, तो फिर डेवलपमेंट था। ध्यान से ज़रा पढ़ना, यही तो मसला है अब यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेंस एवेल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, तो ये तो क्या है? रिसर्च। ये क्या है? रिसर्च है। रिसर्च एक्टिविटी है, यहाँ लिख देते एक्सपेंस। ठीक है, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप। अच्छा, पहले यूँ, बल्कि मैं यूँ कर लेता हूँ ना, यूँ लिखता हूँ रिसर्च है। असल में ना मैंने अभी ये नहीं पढ़ा, मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि क्राइटेरिया मीट हुआ या नहीं हुआ, इसलिए मैं फ़िलहाल सिर्फ ये देता हूँ रिसर्च। ये तो बहरहाल जैसे ही पता लगा रिसर्च है तो हमने फ़ौरन क्या कहा, ये तो एक्सपेंसिव बनना है। लेकिन प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप जो हैं वो तो डेवलपमेंट फेज़ की कॉस्ट है। तो डेवलपमेंट फेज़ के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा
सवाल के अंदर जाकर कि कहीं पर बताए क्राइटेरिया मीट कब हो रहा है, ठीक है, सही है ना, अभी वेट कर ले, एक्सपेंस है या कैपिटलाइज करना है ये नहीं पता, क्राइटेरिया देखते हैं बाद में, आगे बढ़े। पायलट प्लांट अगेन डेवलपमेंट फेज है, लेकिन कैपिटलाइज करने का फैसला भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स, ये क्या है? मतलब प्रोडक्शन की होगी? नहीं प्रोडक्शन नहीं होगी। हाँ, जब आपने अपना फार्मूला या डिज़ाइन बना लिया, आपने टेस्ट रन कर लिया, अब आप उसको कमर्शियल लॉन्च करने लगे प्रोडक्ट को, तो उससे पहले आपने जाके उस डिज़ाइन को, उस फार्मूला को क्या करा लिया, रजिस्टर करा लिया, इसकी फ़ीस होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर अगर कोई इस डिज़ाइन को, फार्मूला को, पेटेंट को चोरी करेगा तो फिर आप उसको केस करके उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर करने का खर्चा है ये बिल्कुल इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब आप चाहे इसको यूं कह लें कि इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया है, तो मैं कहूँगा ठीक है, अभी रेडी टू यूज़ करने के लिए समझो ये खर्चा है, ठीक है। जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी और उसको अपने नाम कराया, तो बिल्डिंग खरीदने के पैसे, बिल्डिंग के पैसे आपने पुराने ओनर को दिए और जो आपने ट्रांसफ़र फ़ी पे की वो हुकूमत को पे की, तो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट में तो वो भी शामिल होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है ये फ़ी टू रजिस्टर लीगल राइट्स, ठीक है। तो ये कोई रिसर्च या डेवलपमेंट नहीं है, ये IS 16 की तरह से जैसे हमने सीखा होता ना, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, जो कहते हैं कि एसेट को, इंटेंजिबल को उस इंटेंडेड कंडीशन या लोकेशन में लाने के लिए ज़रूरी खर्चे जो हम इनकर करते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, ठीक है, उनको हम कैपिटलाइज करते हैं, ये वो वाला है, ठीक है। तो ये ना तो रिसर्च है ना डेवलपमेंट है, लेकिन ये कैपिटलाइज होगा, इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स। तो सैंपल्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट जो है ये टेस्ट रन के दौरान ही मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं ना, तो टेस्टिंग तो कहाँ पे आती है हमारी, पायलट प्लांट के साथ नहीं था, डेवलपमेंट फेज है। क्या है ये? डेवलपमेंट फेज है। आपको नहीं, ये डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गई है, टेस्टिंग कर रहे हैं, तब भी बहरहाल वही है, कैपिटलाइज होने वाला फेज ही है ना, ठीक है। तो अब मसला क्या है, ये है तो डेवलपमेंट फेज, लेकिन इसको कैपिटलाइज करें या ना करें ये क्वेश्चन मार्क है अभी तक, ठीक है। मसला क्या है? मसला है 6 क्राइटेरिया, ठीक है। मीट नहीं हुआ तो एक्सपेंस आउट हो गया तो कैपिटलाइज, ठीक है। लेकिन इस कॉस्ट के साथ ना एक इस्तारा लगा हुआ है, वो इस्तारा इधर भी लगा हुआ है, और वो क्या कह रहा है, NRV ऑफ 20 मिलियन। अब देखो बच्चों, ये कोई इन्वेंट्री IS 2 तो है नहीं कि उसके ऊपर NRV कॉस्ट और NRV को लोअर पे रखना है। असल में NRV लफ्ज़ सही नहीं लिखा उसने, उसको यहाँ पर लिखना चाहिए था रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिख दिया उसने। चलो कोई बात नहीं, बात तो एक, ये कहने का मकसद ये है कि ये जो सैंपल्स बने इनको बनाने की कॉस्ट तो आई 32 रुपये, लेकिन उनको आप अगर बेचें तो उनसे आपको रियलाइज़ क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये सैंपल्स को जो बेचते हैं उनको बेचकर आने वाली अमाउंट है, रेवेन्यू है। अब ये मैं आपको परसों से समझा रहा हूँ कि IS 16 ने इसका ट्रीटमेंट बदल दिया है। IS 16 कहता है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओ P&L के अंदर, और ये सेल्स में ले जाओ P&L के अंदर। बात समझिएगा बड़े ध्यान से, कोई बच्चा आपको, कोई बड़ा आपको बाहर जाके ये कह सकता है ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, ये तो ट्रीटमेंट चेंज हो गया है, P&L के अंदर जाती हैं ये दोनों चीज़ें। तो आपने कहना है बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, पर मसला ये है कि ये ट्रीटमेंट जो है ये IAS 16 के लिए चेंज हुआ है, पैरा 21A है गालिबन उसमें आया है, 21A अभी, बहरहाल चेंज आ गया उसमें, ये IS 16 का चेंज है। IS 16 अब कहता है कि इसको एसिड की तरफ लेकर ना आओ, सैंपल बनाने की कॉस्ट को और इससे आने वाले रेवेन्यू को। IS 38 में ऐसी कोई रिवीजन नहीं आई, IS 38 आज भी उसी पर कायम है, और वो क्या है, आपने इसको P&L में लेकर नहीं जाना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इस कॉस्ट को और इसके आने वाले रेवेन्यू को नेट करना है। नेट क्या बनता है, नेट क्या बना, इस 12 को आपने कैपिटलाइज करना है, यानी एसिड की कॉस्ट में ऐड करना है। लेकिन मैं अभी रुका हुआ हूँ जी,
क्योंकि मुझे 6 क्राइटेरिया का नहीं पता मीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। वो सब कुछ जब हो जाएगा, जिस 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद वाली डेट वाले जो खर्चे होंगे, अगर वो डेवलपमेंट फेज से रिलेट करते हैं, मैं उनको कैपिटलाइज कर लूँगा, ठीक है। रिसर्च के लिए मैंने नहीं वेट किया कि क्राइटेरिया मीट हुए नहीं, एक्सपेंस आउट कर दिया मैंने, ठीक है। और डेवलपमेंट में मुझे वेट है अभी, ठीक है जी। सवाल बेटा, डेवलपमेंट के अंदर ही हम पायलट प्लांट बनाकर टेस्टिंग करते हैं, उसमें ले जाएं, फ़र्क क्या पड़ता है। कैपिटलाइज हमने कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जी बेटा नहीं बेटा, क्राइटेरिया मीट होगा तभी अगले मामले में गए होंगे। क्राइटेरिया अगर ये आपने उसके अंदर रखना है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में रखना है, तो क्राइटेरिया मीट होने के बाद ही फिर इधर आए होंगे, टेंशन ना लें आप, ठीक है। देखिए ना जी, एग्जाम्पल्स में जाके डेवलपमेंट फेज में देखें तो वहाँ पे आपको टेस्टिंग नज़र आता है, ठीक है। तो वही टेस्ट रन होता है, और उसके बाद कहाँ टेस्ट करना है हमने, जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर किस चीज़ की टेस्टिंग होगी। और अगर आप समझते हैं नहीं डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है तो रजिस्टर जैसे बाद में कर रहे हैं तो टेस्टिंग ही बाद में कर रहे हैं, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, हमने जब रजिस्टर करना है उससे पहले सारी टेस्टिंग हो जाती है, तो वो पायलट प्लांट वगैरह उसी वक्त ही लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये तो इंटेंजिबल्स की बात हो रही है। इसमें कोई प्लांट तो असल में तो प्लांट होना ही कोई नहीं है, असल में तो मैंने फार्मूला या डिज़ाइन तैयार करना है, उससे प्रोडक्ट बनाकर देख रहे हैं कि सही बनती है या नहीं बनती है। तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने पायलट प्लांट ही लगाना है, तो टेस्टिंग वहीं पे ही हो रही होती है डेवलपमेंट फेज में। जी, लेकिन ये डेवलपमेंट में ही है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली देखो, इंटेंजिबल जब कंप्लीट, आप देखो टेस्टिंग हो रही है किसकी, इंटेंजिबल की, ठीक है। मैं आपको मिसाल दी है कि आपने एक फार्मूला बनाया है जिससे आपने, अब उस फार्मूला से आपने वो बैंगन कोला बनानी है, तो आपने एक छोटा सा प्लांट लगाया, थोड़ा से बैंगन मंगवाए, और थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आपने वो अपना फार्मूला के हिसाब से तजर्बा कर लिया और आपने वो बना लिया। अब ये टेस्टिंग हो गई। अब जब ये कंप्लीट हो गया, आपने चख के देखा, ज़बरदस्त, बहुत बदजायका है तो आपने कहा कि ये अब कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले करना है, तो वो तो बेटा बड़े प्लांट लगे हुए हैं पहले, वो प्लांट जो होगा उसकी टेस्टिंग अलग है, वो टेस्टिंग पीपीई वाले IS 16 के क्राइटेरिया से चलेगी। फिलहाल ये अगर इंटेंजिबल की बात करें तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट ही है, ठीक है। अब हम इतनी बहस जो कर ही ली, तो ज़रा जाकर देखना ले एक दफ़ा इसको भी, क्या नाम है इसका, ये भाई ज़रा इसको देख कर भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, शायद यहीं से हमें थोड़ा सा पता लग जाए। अब देखो ना, नोट्स में कितनी सहूलत थी, इतने लब भी नहीं रहा। अच्छा हाँ, ये तो साफ़ सुथरा है, ये तो ध्यान से देखना है कहाँ से गुजर गया हूँ मैं, कई बार गुजर गया हूँगा वहाँ से। तो मैं कौन सा है, कौन सा है, रिसर्च डेवलपमेंट, ये रहा, करीबी है, करीबी है, करीबी है, करीबी है, ये देखें, लें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, सिस्टम्स और सर्विस। जो कुछ भी है उसकी जो टेस्टिंग है वो डेवलपमेंट फेज के अंदर, या वो जिस चीज़ की टेस्टिंग आप कह लें, ठीक है। तो टेस्टिंग के दौरान ही बेटा सैंपल्स बनते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इंटेंजिबल की बात हो रही है, तो जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा मेरे हिसाब से तो इंटेंजिबल का सिर्फ यही हो सकता है कि उसको रजिस्टर करा लें जाके, उसके अलावा और कौन सा खर्चा इसमें हो सकता है, ठीक है, सही है। बाकी इंशाल्लाह ऐसा कभी मसला होगा ना तो वो क्राइटेरिया के बाद ही पड़ा होगा, पहले नहीं होगा, ताकि आपको ये मसला हो ही ना, ठीक है। चले वापसी आ जाओ भाई। आगे है जी ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट। हाँ, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट एडवर्टीजमेंट है, इसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट, ठीक है जी। तो ये हमने क्या निकालना है, एसेट की कॉस्ट, इसलिए ये उसमें हम शामिल नहीं करेंगे, ये उसमें हम शामिल नहीं करेंगे, और इसकी रीजंस बता देंगे। अभी मैं लिखवाता हूँ आपको रीजन, ठीक है। लेकिन अब रह गई हैं कॉस्ट, ये 1 2 नहीं, ये तो कैपिटलाइज हो गई है, और ये 3, ठीक है। ये 3 कॉस्ट हैं जी जिनको हमने देखना है कि कैपिटलाइज करें या एक्सपेंस आउट। अब अगली लाइनें पढ़ते हैं, इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आप सारा सवाल पढ़ के ही करना शुरू करते हैं तो आपको पता ही होगा। ये तो मैंने वैसे जानबूझ के आपको बार बार मुहम्मे में डाला जरा पक्का करने के लिए, वरना आप तो सवाल पढ़ के कर रहे होते हैं, आपको फ़ौरन पता लग रहा होता है ये पहले ये बात, ये पहले ये बात। DL हैज़, अच्छा यार ये भी पढ़ा भी,
DL has also incurred डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज। मैं इस पर जोर देना चाह रहा था। अगर सिर्फ ओवरहेड्स होते, एडमिन सेलिंग वगैरह जैसे होते हैं, तो वो तो एसिडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, हम पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता लफ्ज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आ गया, तो फिर ये सैलरीज और ओवरहेड्स जो हैं, इवन ओवरहेड्स भी, ये क्या हैं, ये इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अब वो कहता है डीएल हैज आल्सो इनकर्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, मतलब इसी इंटेंजिबल के लिए ये बंदे रखे होंगे, साइंसदानों की सैलरीज होंगी और ये ओवरहेड्स लग रहे होंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं। लेकिन अगली गल सुन लो, पहले दिन वाली बात याद करो। अगर तो रिसर्च फेज चल रहा होगा तो ये खर्चे सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी हैं, अगर इसी इंटेंजिबल से, तो एक्सपेंस आउट होने हैं। जब क्राइटेरिया मीट होगा तो उसके बाद कैपिटलाइज होंगे। समझ आई कि नहीं? कि अगली भी गई? श्योर रे? अच्छा। DL has also incurred directly attributable salaries and wages of 5 million and 1.5 million respectively in each month over the development period of new product। development period अब कौन सा है? कहता है 1 जनवरी 20 को काम शुरू हुआ था, डेवलपमेंट पीरियड डेवलपमेंट शुरू हो गई थी ना, ठीक है। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग ऑफ इंटरनली इंटेंजिबल एसेट वाज मेट ऑन 1 अप्रैल एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कमेंस्ड फ्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नवंबर से तो ये कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई, तो 31 अक्टूबर तक इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया होगा। अब भाई आर है चाहे डी है, आर है चाहे डी है, 1 जनवरी को स्टार्ट हुई है, शेयर बन गया। आर है चाहे डी है, 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा 2 तो एक्सपेंस में चला गया ना। अब अगलों का मसला है, तो प्रोटोटाइप बनाते हुए चल रहा था फरवरी मार्च, और हमारा रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज मेट ऑन 1 अप्रैल 20। इसका मतलब ये 2 महीने, चाहे डेवलपमेंट फेज था हमारा, 17 जो है ये एक्सपेंस आउट होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया हैज़ नॉट बीन मेट। चलें आगे। उसके बाद पायलट प्लांट है तो डेवलपमेंट फेज, और माशाल्लाह माशाल्लाह 1 अप्रैल 20 के बाद ही है ना, अप्रैल से जुलाई के 3 अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीनों में आया, तो इस वक्त तो हमारा क्राइटेरिया मीट हो चुका है, तो ये कैपिटलाइज होना है। प्लस 31 अक्टूबर तक ये काम चलता रहा, ये तो अभी जुलाई की बात कर रहा है, तो ये क्या कर दोगे आप, कैपिटलाइज, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, ये कब है जी, अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब समझ आ रही है सारी बात। अक्टूबर में इंटेंजिबल कंप्लीट हो गए, प्रोडक्शन वालों के हवाले किया, तो ये टेस्ट रन वगैरह भी कब हो रहा है, पूरा सवाल पढ़े तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीनों में ये टेस्टिंग वगैरह हुई, तो ये इस 3 महीने के अरसे में कोई भी डेवलपमेंट फेज़ का खर्चा हो रहा है तो वो कैपिटलाइज करना है। ऐसे ही है, ये डेवलपमेंट फेज़ का ही खर्चा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 32 माइनस 20 यानी 12 को क्या कर देना है, कैपिटलाइज, ठीक है जी। अब लो भाई, आपके पास, मैं यहीं पे अब कर दूं क्या, बोर्ड पे जाना, छोटा सा सवाल है। कॉस्ट ऑफ प्लांट, गपशप लगाते लगाते ये हो गया। आज बहुत बोरिंग लेक्चर था ना, लेकिन क्या करूं, आप देख ही रहे हैं। अब ये ना पढ़ते तो ये करते, तो अब ये और भी कितने पास पेपर्स में आपको ऐसे मेन वन अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी था ये जोर लगाना। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट नहीं, प्रोडक्ट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। लो जी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और 1 बाय 1 जो कैपिटलाइज वाले हैं, देखो उसने क्या कहा है हमसे, कंप्यूट करो कॉस्ट। तो पहले कॉस्ट कंप्यूट कर, फिर उसने कहा डिस्कस करो रीज़न जिसको इग्नोर किया, उसको क्यों इग्नोर किया, ये बाद में कर लेंगे, पहले कॉस्ट तो निकाल लें। तो कॉस्ट में सबसे पहले चीज़ क्या आई है हमारी, ये पायलट प्लांट, तो 40 मिलियन। तो पायलट प्लांट बनवाया शनवाया हमने, उस पर कितनी कॉस्ट आ गई जी हमारी, 40 मिलियन में, रुपीज़ इन मिलियन ही लिखो, 40, ठीक है। उसके बाद जी आगे बढ़ो, नेक्स्ट कैपिटलाइज होना क्या है जी, फ़ी टू रजिस्टर, बस ठीक है,
फी टू इनटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड करो, फी टू रजिस्टर कितना है जी 15। उसके बाद सैंपल्स, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, तो सैंपल्स को पकड़ा आपने, लेकिन सैंपल्स की कॉस्ट तो 32 थी, पर एनआरवी उसकी हमें आती नज़र आ रही है 20, तो फिर हमने नेट करके इसको 12 को ऐड किया। ये 12, ये वाला 12 IS 16 के पीपीई में अब ऐड करने की ममानियत हो गई है। अब क्लियर हुई ये बात? अगर कोई पूछे तो बता देना आपने, कोई जूनियर पूछ लेता है, कोई सीनियर पूछ लेता है, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि IS 16 में चेंज आया है, IS 38 में नहीं आया, इसलिए ट्रीटमेंट स्टिल वही चल रहा है अभी। ओके, ये जो 12 का ऐड होना है IS 16 ने इससे मना कर दिया, ठीक है, सही है, कि ये 12 कहाँ ले जाओ पीएनएल में, यानी कि 32 और 20 अलग अलग पीएनएल में ले जाओ, इनकम्स और एक्सपेंसेस में, सेल रेवेन्यू में और कॉस्ट में, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कोई टेस्ट रन की कॉस्ट है तो IS 16 वो ऐड करने देते, पर IS 38 तो सैंपल्स के केस में भी ऐसे ही है। ओके, कोई और कॉस्ट कौन सी होगी, आप ये पूछने लगे? हाँ हाँ, वो डेट उस हिसाब से देता या फिर निकाल देते, हाँ फिर नहीं तो फिर निकाल लेते, जाहिर सी बात है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, टेंशन नहीं, वो यही ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रहा है, बच्चे यही नहीं करके जाते, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे, उसने मंथ वाइज करवा तो लेता है जो करवाना होता है, ठीक है, तो अगर डे वाइज भी करना पड़े तो कर लेना, अगर कभी ऐसा हो तो बिल्कुल कर लेना, करना नहीं पड़ेगा, बस ये मेरा अंदाज़ा है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट कैपिटलाइज कर दें, सैंपल हो गया, ब्रांड बिल्डिंग इग्नोर। उसके बाद अगला मसला है सैलरीज का, ये बड़ा टेक्निकल मसला है। ये क्या है, सैलरीज और ओवरहेड्स जो हैं ये पर मंथ गिवन है, ये क्या है जी, पर मंथ गिवन है। ओके, अब जनवरी फरवरी मार्च, बस जनवरी फरवरी मार्च तो निकल गए ना, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, यार एक काम चले छोड़ें, सीधा ही आ जाएगा जी। सैलरीज कितनी है जी पर मंथ, 5 मिलियन, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर, ठीक है, 7 माह, ठीक है, 7 माह की सैलरीज को आपने कैपिटलाइज कर लिया, बाकी की जनवरी फरवरी मार्च की, और बस जनवरी फरवरी मार्च इसलिए कह रहा हूँ कि उसने क्या कहा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये जो सैलरीज और ओवरहेड्स हैं ये इन ईच मंथ थे ओवर द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो 1 जनवरी पे डेवलपमेंट नई प्रोडक्ट की शुरू हुई थी और 31 अक्टूबर पे ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद तो फिर ये नहीं ना आती रहनी सैलरीज, ठीक है, सही है, तो अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर तक की कैपिटलाइज हो गई, तो जनवरी फरवरी मार्च की एक्सपेंस आउट करेंगे, बट वो मैंने बाद में करवाना है फिलहाल तो, ठीक है, वो लिखवाऊंगा आपको, वो लिखना है क्योंकि उसने क्या कहा है, डिस्कस। अच्छा, ऐसे ही ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स पर मंथ 1.5 है, 1.5 इंटू 7 जी 10.5, लो जी, आपकी पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई पूरी। क्या कहा था उसने, इतना आसान सवाल, 3 दिन खप खप के यहाँ तक पहुँचे, ऐसे थोड़ी इतना आसान सवाल, और जिसने एग्जाम्पल्स को लिफ्ट नहीं कराई होगी, रट्टे रोटे लगा के वैसे ही 2-4 सवालों में चला गया होगा, उसको क्या पता होगा कि ये क्या है, फेल होके आ जाते हैं फिर ऐसे मुंह उठा के, ठीक है जी, 112.5, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया एक हिस्सा, दूसरे से वो कहता है रीजंस बताओ इग्नोर क्यों किया कुछ को, तो यहाँ पे अगली हेडिंग दो आप लोग, रीजंस ऑफ इग्नोरिंग। सबसे पहले लिखो जी, अब आप लिखना है आपने, मैं पहले 1-2 दिनों में बस 1-2 सवाल ऐसे होंगे
जिसमें मैं आपको डिस्कस वाले सवालों में लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही सवाल डिस्कस किया करूंगा, एंट्री कर दी, वर्किंग कर दी, लेकिन डिस्कस करना, ज़बानी तो बोल दूं शायद, लिखवाऊंगा नहीं, डिक्टेट नहीं करूंगा। आप लोग घर पे लिखेंगे, फिर मैं आपको देखा करूंगा, चेक किया करूंगा, ठीक है? तभी फ़ायदा होना है। मसला है बड़ा वरना डिस्कस करना। ओके, तो आगे IS-37 में तो बहुत ज़्यादा, मतलब और कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर ये डिस्कशन वाले सवाल पूछता है, जिनमें से ये भी है एक। ओके, लिखिए जी। सबसे पहले क्या इग्नोर करके आए? इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव करके आए हैं ना, तो इसके बारे में लिखें कॉस्ट इनकर्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव इज इग्नोर्ड एज, जल्दी करो लिखो, दिल पे लिख लिया तुमने, चलिए बाकी यहीं लिख लें। घर काम करवाना था तो आपको इधर बुलाया इधर है कि यहीं पे करवा लें, घर पे तो आपने ये टाइम ज़ाया कर देना। तो वही काम यहाँ पे, कितना को होमवर्क मिल रहा है, ना होने के बराबर, क्लास वर्क ही रिवाइज करना होता है। तो बस आ जाया करो और यहाँ पे जो काम करवाएं वो कर लिया करो। तो लिखा आपने evaluation of possible alternatives amounting to 2 million is ignored because it relates to research phase and and as per IS-38 any cost incurred in research phase is charged to P&L as an expense. इससे पीछे अगर कुछ है तो वो जुमला बदल जाएगा, मुझसे दोबारा ना पूछना। इस चार्ज टू P&L एज एन एक्सपेंस, ठीक है? सही है। अच्छा, नेक्स्ट है प्री प्रोडक्शन। प्रोटोटाइप आपने इग्नोर किया है, ऐसे ही है। इसके बारे में ठहरो, कोई और साथ मिल सकता है? नहीं, ब्रांड बिल्डिंग उससे भी अलग है। अच्छा, साथ ही मैं तो कहता हूँ पहले सैलरीज वाला लिख जाएं, क्योंकि वो भी रिसर्च फेज वाला जो इग्नोर किया, ठीक है? और सैलरीज देखो 5 × 3 जमा 1.5 × 3 कितना आता है टोटल? 19 पॉइंट, हाँ बस इसके बारे में अब लिखना है। और जब 19.5 लिखना तो ब्रैकेट में ऐसे ही वर्किंग शो कर देना, ठीक है? आगे लिखो नंबर 2। किसने कहा? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट तो जनवरी में शुरू हो गई है ना, उसमें पहले रिसर्च चलती रही, फिर डेवलपमेंट, बस ऐसे ही ना। देखो हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। अब मसला ये है ना कि उसने ये जनरल सी बात की है, उसने कहा है कमेंस्ड डेवलपमेंट ऑन यकम जनवरी 20, तो जनरल बात उसने ऐसी कर दी ना, तो बस डेवलपमेंट हो गया। कहते नहीं यार नई प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू कर दी है, जिसमें पहले रिसर्च चलती रही, फिर डेवलपमेंट, फिर क्राइटेरिया मीट हुआ, तो ये इस तरह से, ठीक है? 19.5 ही है। तो पॉइंट 1 मैंने लिखवा दिया था, ये पॉइंट 2 आ गया आपका। लिखेंगे खुद, मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखना है, तो लिखो। वैसे क्या लिखेंगे, ये क्या चीज़ है? सैलरीज और ओवरहेड्स है। although salaries and overheads of 19.5 million, ब्रैकेट में ये वर्किंग शो कर दो, आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यहीं से देख देख के मैं लिखवा रहा हूँ थोड़ा बहुत, आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल although salaries and overheads amounting to 19.5 million are rupees 19.5 million are directly attributable, यार बल्कि एक काम करो, हम पागल थोड़े ही हैं, ऊपर जुमला लिखा तो है, उसी में ऐड कर देना। ठहर जाए प्लीज़, काट दें ऐसे, अभी सी टुच ना किया करें आगे से, काट दें बस, नहीं तो लिखें दोबारा, आप पूरा लिखें दोबारा,
आप लोग पूरा लिखें, मैं छोटा करके लिखवा रहा हूँ, जिन्होंने लिखना है वो बीच में ऐड कर दें, ठीक है। जो पहला जुमला लिखा था ना उसमें आपने ऐड करना है। क्या लिखा था? रिसर्च, क्या लिखा था? इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव लिखा हुआ है ना, ठीक है। नहीं नहीं, उसी के आगे यूं लाइन लगाएं, यूं करके, नहीं स्लैश, ऐसे आप लिखा हुआ है ना इवैल्यूएशन ऑफ, सारा यहाँ पे यूं लाइन लगाएं और ऊपर ही लिखे इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव एंड सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 19.5 मिलियन। उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव अमाउंटिंग टू 2 मिलियन एंड सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू 19.5 मिलियन। अब देखो दोबारा नहीं लिखना पड़ा, इस तरह से पर्चे में करना है ना। तो मैं आज क्यों गलत काम ऐसा करवा दूं, 2 दफा लिखना, पागल है। ख्याल आ गया अभी मुझे, तो मैंने काट दो बस उसको, टिच। ये हमेशा ऐसे करते हैं आगे से, टिच ना क्या करें, टिच। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स अमाउंटिंग टू 2 मिलियन एंड सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू 19.5 मिलियन, ब्रैकेट में वर्किंग शो करें, रिलेट टू रिसर्च P&L, ठीक है, डन। नंबर 2, तो ये नंबर 1 नहीं हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। नंबर 2, अब बारी आती है किसकी जी? सारा टाइम खा गए हो। आगे लिखें जी, ऑल दो, अब यहाँ ऑल दो लिखेंगे ऑल दो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ऑल दो कॉस्ट इनकर्ड, बल्कि कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। बेटा देखो मैं को सामने सोल्यूशन रख के तो लिख नहीं रहा, ऊपर दोबारा ऐसे मुड़ के देखा ना तुमने, फिर देखना तुम 100 बार चेंज करूंगा मैं। नहीं रट्टा मेरा इतना पक्का, मैं रट्टा लगा के नहीं आ सकता। सुनो अब, ऑल दो कॉस्ट इनकर्ड, ऑल दो कॉस्ट ऑफ 17 मिलियन इनकर्ड ऑन प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, although cost of 17 million incurred on pre-production prototypes relates to development activity, although cost of 17 million relating to incurred on pre-production prototypes relates to development activities. However, the recording criteria, यहाँ से लाइन उठाकर लिखो, however, recording criteria for capitalization of internally generated intangible was met on only, रहने दो, अपनी तरफ से क्यों लिखो, यहीं पे जो लिखा हुआ है। However, the recording criteria, यहाँ से देख कर लिखो ना, नकल मारो, पर्चे में ऐसे ही करने। However, the recording criteria for capitalization of internally generated intangible was met on 1st April. Therefore, this is charged to profit and loss as an expense. तो ये भी इग्नोर क्यों हुआ, एसिड कॉस्ट में ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये P&L में चार्ज हो गया एज एन एक्सपेंस। फिर बढ़ता हूँ, वो सुनता हूँ, बोलता हूँ और पढ़ता भी यहीं से हूँ। पहले मैंने क्या बोला, भाई इधर आसपास देख रहे हैं ना, साथ वाले ने भी नहीं लिखा हुआ मुझे लगता है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 17 मिलियन इनकर्ड ऑन प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स रिलेट टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज, हाउएवर recording criteria was only met on 1st April, therefore it is recorded as an expense in P&L, ठीक है। और को रह तो नहीं गया? हाँ, आखिरी रह गया कौन सा, ये 16, ठीक है। तो 17 को भी क्रॉस लगा दो, ये हमने लिया। 16 के बारे में लिखो, इसके बारे में लिखो, IS 38 प्रोहिबिट्स, इसके बारे में ना बेटा स्पेसिफिक प्रोहिबिशन ऐसे है ना, इसको ऐसे लिखा करेंगे, ट्रेनिंग आए या ये एडवर्टीजमेंट आए, ट्रेनिंग या उस्मान भाई ट्रेनिंग या एडवर्टीजमेंट अगर आएगी ना तो उसके लिए जुमला लिखा रहा हूँ, यही पर्चे में हमेशा लिखा करना है, ठीक है, बेहतरीन। हाँ, ब्रांड बिल्ड करने की कॉस्ट क्या होती है, आप इश्तिहार चला के अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, और क्या ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट होती है? प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, अब उसका ब्रांड कैसे बिल्ड करेंगे आप?
नहीं नहीं, ब्रांड को बिल्ड करने की कॉस्ट, ठीक है। उस्मान भाई ये एक ब्रांड है, हम तो कहते रहे अगर हमने इसको बिल्ड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके नाम के इश्तिहार लगाने पड़ेंगे तो इनका ब्रांड बिल्ड होगा। हाँ हाँ, ये एडवर्टीजमेंट है, मैं लिखवाने लगा हूँ, ये एडवर्टीजमेंट है। अल्लाह दे बंदियो ते बंदियो, तुझी बिल्डिंग बनाती है। शुक्र है बन नहीं गई वाली बिल्डिंग। अच्छा जी, अच्छा अगर बन भी जाती, अगर ये ब्रांड ना लिखा होता और बिल्डिंग कोई बनाई होती है आपने, तो उसने जो न्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट मांगी है उसमें तो इसको इग्नोर करना था, क्योंकि वो इंटेंजिबल की कॉस्ट ना आती, वो तो पीपीई बन जाता, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट। अच्छा अच्छा बता, मैं लिखवाने का मैं कहा था, मैं कह रहा था ट्रेनिंग हो या ये एडवर्टीजमेंट वगैरह हो तो उसके लिए जुमला यूँ लिख लिया करना कि IS 38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, देयरफॉर। ये जुमला एक जैसा भी कर सकते हो, पहले वाले में क्या लिखा था वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं यही लिखवाऊंगा, लेकिन कोई आसान करना चाहे तो ये कर सकते हैं, पहले वाले की तरह जोड़ दे कि इतने रुपए इज इग्नोर्ड बिकॉज IS 38 प्रोहिबिट्स, ऐसे भी कर सकते हैं। ये ना कहना हर बार नया जुमला आ रहा है, इसलिए मैं तो कह रहा था, ठीक है। तो IS 38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, देयरफॉर 16 million relating to brand building cost, therefore 16 million relating to rupees 16 million relating to brand building cost is charged to P&L as an expense। ठीक है, ऐसे लिखना है आपने। चलो जी, अब 2 सवाल होमवर्क में लो और छुट्टी करो। एक और ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके 17 ले लो, एक और भी ले लो, संडे है। चलो ठीक है, 2 ही बहुत है। 17 में भी क्या है, एक्सप्लेन। अब ये ना आपको असल में मार देगा, ठीक है, मसला तो यही है। बहरहाल AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, सवाल वैसे ही हैं, ठीक है। एक्वायर्ड अ पेटेंट, फिर ओए एक मिनट, अच्छा यहाँ पे कहीं पे मुझे लगता है वो भी आना है मसला जो मैं नहीं पढ़ा सका, चलो मुझे माफ़ कर देना, आप ट्राई करना, अल्लाह खैर करेगा। अगर कभी आपका लाइसेंस जो है उसको उस जितने अरसे के लिए आपको इनिशियली मिला है उससे आपको रिन्यू करने का ऑप्शन मिल जाए और रिन्यूअल कॉस्ट उसके ऊपर हो, तो उस पर कोई ट्रीटमेंट जो है वो आपको मैंने नहीं पढ़ाया, अगर किसी सवाल में आ जाए तो देखते हैं ना आप कैसे आप रिएक्ट करते हैं। नहीं छोड़ दें इस बात को, मैं कह रहा हूँ आप पर्चे में ऐसा आ जाता, मैंने ये नहीं पढ़ाया होता और पर्चे में आ जाता, तो आपको क्या रिएक्शन आपका आना चाहिए वो देखना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे नाल लड़ पाओगे आके, नहीं, पेपर में क्या करते यूँ समझ के आपने करना है, अगर आ जाए तो आपने उस एक पॉइंट को छोड़ देना है, जो समझ में आए कर देना है, बाकी सवाल में उसका असर नहीं पड़ने देना, ठीक है ना। तो पास इसी तरह से होता है बंदा, ठीक है जी। तो ये 17 एक होमवर्क में करना है, मुझे लगता है दोनों में से किसी एक सवाल में ये रोड़ा है। दूसरा किधर गया, राइसिन, ये 5, ये दोनों सवाल आपके होमवर्क में, ठीक है, 5 और 17। अल्लाह हाफिज़।